धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज देने वाले श्याम मानव जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका विवाद जो है वो पूरे भारत में छा गया है। अब सवाल यही है, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आपने जो आह्वान दिया है वो कोई लिखित आह्वान दिया नहीं है, किसी भी तरह से पत्र भी उनके पास नहीं दिया गया है। आपने आह्वान दिया है, सिर्फ मौखिक आह्वान दे दिया कि आप आओ और साबित कर दिखाओ। अगर आप बाकायदा लिखित आह्वान दोगे तो हम एक्सेप्ट करने की सोचेंगे भी। अगर आपको आह्वान देना भी है और मैं स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन आपको रायपुर आना पड़ेगा। पहली बात तो मैंने जाहिर तरीके से कहा है, फिर से वही बात दोहराना पड़ेगा मुझे कि ये आह्वान लिखित फॉर्म में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। उसमें सभी शर्तें बारीकी से लिखी गई थी और स्वतंत्र उसका पेज बनाकर प्रेस में दिया गया था। मेरे ही कुछ पत्रकार मित्रों ने आयोजकों तक ये पेज पहुंचाया है, ये जानकारी मुझे है। उनसे थोड़ा भी अनुकूलता मिलती तो मैं तुरंत उनसे संपर्क साधता और उनको लिखित फॉर्म में ये देता। उसके बाद में बाकायदा ये शर्तों के साथ में 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर ये लिखा जाता है, उसमें दोनों की साइंस होती है और उसके बाद में ये आह्वान स्वीकारा माना जाता है। तो ये आगे की अगर वो स्वीकारना चाहेंगे नागपुर में आकर, तो डेफिनेटली उनको जहां चाहिए वहां ये आह्वान प्रक्रिया भेजी जाएगी। वो चाहते हैं तो कुछ तो अनुकूलता दिखनी चाहिए, तो फिर आगे की बातें होगी। दूसरा, हम सोच रहे थे कि उनको आयोजकों से पहले क्या होता है थोड़ा सा प्रतिक्रिया उनकी देखे और जाने के पहले उनके पास में आह्वान की प्रतियां भेजे। तो उसके पहले महाराज 11 बजे गए थे, मुझे बोल के थोड़ी गए थे। 13 तारीख तक तो उनका प्रोग्राम ही प्रसिद्ध था, इसलिए बाकी लोग जो पत्रकार नागपुर के बोले वो भाग गए, उसके आधार पर बोले। तो कहने का मतलब ऐसा है कि वो चाहे तो लिखित स्वरूप में तो दिया जा सकता है, लेकिन आह्वान प्रक्रिया किसी भी उनके दरबार में नहीं होगी। आज तक हम कई बाबाओं को एक्सपोज कर चुके हैं। पूरे मेरे 40 साल के इस आयोजन में, मेरे संगठन के काम में, हम धर्म के खिलाफ बात नहीं करते, भगवान के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन 1000 से ज्यादा बाबा, मांत्रिक, शरीर में देव देवी लाने वाले लोग और ज्योतिषियों का हमने भांडाफोड़ किया है और एक भी बार हम झूठे साबित नहीं हुए, हमारा पराभव नहीं हुआ है। तो ये जो प्रक्रिया है वो फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ही चलेगी। जानकारी प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से कुछ किस्से मैंने जो 18 तारीख को नागपुर में व्याख्यान हुआ 2 घंटे का, उसमें ये बातें बताई भी है, बाबाओं के नाम लेकर बताया है कि हमने किस ढंग से उनको एक्सपोज किया है। तो अभी हो सकता है कि मेरे जानकारी के परे भी ऐसी कोई चीज हो जिसके माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करते हो। तो मुझे सबसे पहले ये अगर दिव्य शक्ति है, सिद्ध होनी है, वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध होनी है, तो ये इस ढंग से मुझे उसका आयोजन करना पड़ेगा कि किसी भी माध्यम से, चाहे साइन लैंग्वेज हो, क्योंकि वर्धा में जिसको हम लहरी बाबा को एक्सपोज किया था, उसके साथ ही चिमटे के माध्यम से, भाषा के माध्यम से वो जानकारी पहुंचाते थे। तो अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि कौन से माध्यम से क्या जानकारी प्राप्त हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। हम तो सभी जानते हैं, गूगल पर नुस्ता सिर्फ टाइप भी किया तो भी काफी जानकारी हमारी आ जाती है। तो ऐसे स्थिति में स्वाभाविक है कि हम इस ढंग से उसका आयोजन करेंगे कि उस आयोजन में किसी के पास फोन भी नहीं रहेंगे, कोई भी जानकारी उन तक पहुंचा नहीं पाएंगे और ऐन वक्त पर 10 आदमी उनके सामने हाजिर किए जाएंगे और उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका उम्र और उनका मोबाइल नंबर उनको बताना है। पास के रूम में जो 10 चीजें रहेगी, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा होता रहेगा, वो 10 चीजें बतानी है और ये प्रक्रिया 2 बार अमल में लाई जाएगी और दोनों बार अगर 90% वो करेक्टली कहते हैं तो उनमें दिव्य शक्ति है, ये सिद्ध होगा। ये चुनौती इसी ढंग से पारित की जाएगी, इसी ढंग से इसका आयोजन होगा, क्योंकि बाकी कुछ उसमें गड़बड़ी करने का अधिकार मुझे भी नहीं है। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर बनाई हुई चुनौती है, 40 सालों से चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, नागपुर का मेरा आग्रह क्यों है? नागपुर में अभी देवेंद्र जी फडणवीस गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, पालक मंत्री है, उन पर मेरा पूरा विश्वास है। वो तटस्थ रहकर अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं। हालांकि मेरे विचार के न होने के बावजूद ये विश्वास मुझ में है। धीरेन्द्र महाराज जी का तो उन पर बहुत विश्वास होना चाहिए, उनके आयोजन में वो आए थे, वो उनको जानते हैं। तो यहां पर तटस्थ रहकर ये चुनौती वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर पार पड़े, इस ढंग का वातावरण इजीली निर्माण हो सकता है। उसमें ना हम गड़बड़ी कर पाएंगे, ना महाराज जी कर पाएंगे। पहले ही सब शर्तें तय होगी, नाम के बारे में भी शर्तें तय होगी कि कौन सा नाम सही माने। अलग नाम, जैसे मुझे कोई श्यामराव कहता है, कोई कुछ कहता है, तो भाई मेरा नाम श्याम है कि श्यामराव है, डाउट के लिए जगह ही नहीं।
हम तय कर लेंगे कि आधार कार्ड पे जो नाम होगा, जो उम्र होगी, आधार कार्ड पर जो पिताजी का नाम होगा वही माना जाएगा। ये पहले से तय हो जाएगा, इसलिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी बदमाशी की। तो ये बहुत अच्छे ढंग से इसका आयोजन यहाँ हो सकता है, तटस्थता से इसको कंडक्ट किया जा सकता है, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के कोई सिचुएशन इसमें से क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए मैं नागपुर का आग्रह कर रहा हूं, जो उनके लिए भी सुरक्षित है, मेरे लिए भी है। और एक बार अगर ये चुनौती वो स्वीकार कर सिद्ध कर ले कि सही माने में उनमें दिव्य शक्ति है, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, टेलीपैथी कहते हैं, क्लेरोवायंस कहते हैं, तो दुनिया में ये पहली बार सिद्ध होगा। और उसके बाद में मैं दूसरा काम करूंगा, माफी मांगूंगा, 30 लाख रुपए पाइजे तो दे दूं, यानी चाहिए तो दूंगा, मेरा संगठन बंद कर दूंगा एक तरफ, लेकिन दूसरे तरफ में एक इंडियन कर भारतीय कर मेरा गर्व से मान खड़ा, यानी गर्दन खड़ी हो जाएगी, गर्व से ऊंची हो जाएगी, क्योंकि एक भारतीय आदमी ने पूरे दुनिया के सामने यह सिद्ध करने का साहस किया और सिद्ध किया है कि सही माने में दिव्य शक्ति होती है। तो दिव्य शक्ति सिद्ध होने के बाद में सही माने में उसका फायदा हम देश की सुरक्षा के लिए करा लेंगे। मैं खुद बड़े पैमाने पर मोदी जी से विनती करूंगा कि इस आदमी का फायदा उठाइए, क्यों भक्तों के ऊपर जायज कर रहे हैं ये शक्ति को। भाई हमारे यहाँ के टेररिस्ट एक्टिविटी रोक सकते हैं ना हम। कोई बम तैयार कर रहा है तो भी पहले महाराज को दिव्य शक्ति से पता चलेगा, हम बम को रोक देंगे, फूटने के पहले, स्फोट होने के पहले उसको रोक देंगे। कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की तैयारी कर रहा है तो महाराज को पहले ही पता चल जाएगा, हमारी गुप्तचर संस्थाएं तुरंत उनको पकड़ लेगी और इस देश में एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी चल नहीं पाएगी, देश की सुरक्षा कड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए इसका उपयोग करेंगे। इसलिए मैं महाराज जी से विनती करता हूं कि महाराज जी आपकी दिव्य शक्ति वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध कीजिए और देश का, पूरे देश की सुरक्षा का भला कीजिए। इस बहाने ये विनती कर रहा हूं। सर आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि कोई सनातन धर्मी धर्म का प्रचार कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें आप अड़ंगा डाल रहे हो, धर्म के विरोध में काम कर रहे हो, आप धर्म विरोधी हो, ऐसा आपको बताया गया। भाई मैं 40 सालों से काम कर रहा हूं, नागपुर से काम कर रहा हूं और नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। मैं धर्म विरोधी काम करता तो क्या हालत होती, आप थोड़ा सा सोच कर देखिए। मैं पहले से कहते आया हूं कि हम धर्म के खिलाफ नहीं है, भगवान के खिलाफ नहीं है। आरएसएस के विचारधारा के काफी लोगों ने मेरा हमेशा समर्थन किया है। तरुण भारत हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहा है। तरुण भारत तो आरएसएस का मुखपत्र है। इवन आरएसएस के प्रमुख बाबा साहब जी देवरस, इन्होंने मेरे काम के बारे में ऐसा कहा था कि हमें कहा हमारे घर में सांप चाहिए, मेहमान की लाठी से अगर सांप मरता है तो बहुत अच्छी बात है। यानी हमें हमारे घर में अंधविश्वास नहीं चाहिए। मेहमान यानी त्रयस्थ व्यक्ति है, बाहर है हमारे, लेकिन उनके जरिए भी अगर हमारे घर का सांप मरता है, यानी अंधविश्वास खत्म होते हैं, तो हमें चाहिए। और इसीलिए कभी आरएसएस ने मेरा ऑर्गेनाइज विरोध नहीं किया। नहीं तो मैंने नागपुर से काम शुरू किया है। 10 साल तक पहले मैं नागपुर में ही था। हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, थोड़ा सोच के देखिए। मेरे संगठन का मोटो ही है, हम शुरुआत से हम कहते हैं, हमारी भूमिका है कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं है, इसके नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ हम हैं। और 40 सालों से काम कर रहे हैं, आज कोई मैं पहली बार नहीं आया हूं। तो ये आरोप आप मुझ पर कैसे कर सकते हो कि मैं धर्म विरोधी हूं, सनातन धर्म के खिलाफ हूं। मैं तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूं। मैं बहुत अच्छे 2 सनातनी हिंदुओं को जानता हूं। एक का नाम है महात्मा गांधी और दूसरे का नाम है स्वामी विवेकानंद। दोनों रैशनल थे, अंधविश्वास को नहीं मानते थे। गांधी जी जीवन के आखिरी के समय में अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानते थे और दोनों अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। तो मैं दोनों का अनुयायी हूं। रहा सवाल सनातनी होने का, सनातन धर्म जिसे कहा जाता है वो शाश्वत धर्म है। उसका मुख्य उद्देश्य है सत्य की खोज करना, और सत्य की खोज करना यह धर्म का उद्देश्य माना गया है। उसमें अलग अलग विचारधाराओं की परंपरा रही है। जैसे ईश्वर को न मानने वाला लेकिन वेदों को मानने वाला सांख्य परंपरा भी उसमें रही है। 6 दर्शनों में एक दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। फिर चार्वाक दर्शन है, जिसमें भगवान को नहीं माना जाता था, वेदों को भी नहीं माना जाता था। फिर लोकायत दर्शन है, जिसको भगवान को नहीं माना जाता था, वेदों को भी नहीं माना जाता था। कुछ लोग कहते हैं 8 दर्शन है, कुछ लोग कहते हैं 10 दर्शन है। फिर उसमें बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन भी उसको जोड़ा जाता है। तो ये अलग अलग परंपराएं हमारे देश में रही है। ये सबको सनातन धर्म ही कहा जाता है। तो इसलिए सनातन धर्म में सत्य का खोज करना और अलग अलग विचारधाराओं का सम्मान करना ये चलते आया है। तो इसलिए मैं आपका विरोध करने का कोई कारण ही नहीं है। आपके विचार मुझसे भिन्न हो सकते हैं। मेरी चुनौती है वो केवल चमत्कारों के दावों को है, और वो जो अंधविश्वास फैलाते हैं और लोगों का बड़ा नुकसान करते हैं। वे अपने
दिव्य दरबार में, प्रेत दरबार में लोगों को कहते इसको भूत लगाया है, इसको खिलाया है, यानी मंत्र तंत्र के द्वारा खिलाया है, इसको टोटका किया है, अमुक अमुक व्यक्ति ने किया है। भाई इसके कारण हमारे देश में कई लोग मारे जाते हैं, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे की काट-कूट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें इंसान भी मारे जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी ये चीज होती है, इसीलिए तो जादू टोना विरोधी कानून तैयार किया गया है। महाराज ये जाहिर तरीके से कहते हैं, अंधविश्वास को केवल बढ़ावा नहीं देते, आपस में झगड़े लगाते हैं, ये सब करते हैं। ये सभी प्रमाण मैंने पुलिस को दिए, आपके सामने प्रदर्शित किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं, लिखित फॉर्म में दिए हैं, वीडियोस के कटिंग्स भी दिए हैं। तो ये सब करने वाले महाराज के बारे में मेरा ऑब्जेक्शन है। राम कथा करने वाले, सनातन धर्म का काम करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के बारे में मेरा कोई मत नहीं है, उसके बारे में मैं कुछ बोलता नहीं हूं, उनके खिलाफ कुछ बात मैंने आज तक नहीं की है। आप चमत्कारों के दावे करने छोड़ दीजिए, भूत प्रेत का दरबार लगाना छोड़ दीजिए, मेरे जैसा ऑब्जेक्शन कहीं उड़ेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। कई प्रवचनकार है जो ये इस ढंग की भागवत कथाएं करते हैं, उनके खिलाफ मैंने आज तक कभी एक शब्द निकाला है, कभी बोला है, कभी पुलिस कंप्लेंट की है, कभी नहीं किया है। 40 सालों का इतिहास है मेरा सबके सामने। सर, नागपुर में आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, शिकायत पुलिस में लिखित की, 15 दिन इस पूरे दौर को हो गया, लेकिन अब तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। पुलिस दबाव में काम कर रही है क्योंकि बड़े बड़े मंत्री जो है उनके दरबार में जाकर आए हैं, गृह मंत्री खुद वहां पर जाके आए। तो ऐसे में जिन गृह मंत्री जाते हैं जिनके दरबार में, क्या उनके ही खिलाफ पुलिस में जाकर कोई कार्रवाई करेगी? आपको ऐसा लगता है? 15 दिन तो बीत चुके हैं। आपका संदेह जो है वो बहुत करेक्ट है, सभी पत्रकारों के मन में ये संदेह है। अब इसमें क्या दबाव है, कैसा है, इसके बारे में मैं तभी बात कर पाऊंगा सही माने में जब मैं इन लोगों से मिल लूंगा। मेरा वो पहला कर्तव्य भी है, क्योंकि मैं केवल अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नहीं चलाता हूं, तो महाराष्ट्र शासन की जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी जो समिति है उसका सह-अध्यक्ष हूं, और उसी के नाते, उसी के रिश्ते मैंने ये कंप्लेंट दायर की थी। देवेंद्र जी खुद बहुत अच्छे वकील है, देवेंद्र जी खुद गृह मंत्री पहले 5 साल और अभी है, उनको गृह मंत्रालय का भी बहुत अच्छा अनुभव है। ये कानून बनते समय उनके साथ में बहुत बारीकी से कानून के हर हिस्से के बारे में चर्चा हुई है। उसके बाद में जब वो गृह मंत्री थे, उन्हीं के गृह मंत्रित्व काल में मुख्यमंत्री भी थे, उन्हीं के काल में पुलिस के 36 जिलों में 40 पुलिस ट्रेनिंग्स हुए हैं। बड़े अधिकारियों को मैंने ये सब बातें बारीकी से समझाई है, कानून की हर हिस्से को समझाया है, तो इसलिए वो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। तो मेरा पहला कर्तव्य होगा कि इसकी क्यों अमल बजावनी यानी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ये उनके साथ में चर्चा करें, और उनकी भी क्या समस्या है, उनकी समस्याएं हो सकती है वो भी जान ले, और उसमें से क्या मार्ग निकाल सकते हैं इसके बारे में बात करें। दूसरी बात, ये कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो सामाजिक न्याय मंत्री होते हैं, मेरे विभाग को अभी मंत्री नहीं है, और मुख्यमंत्री जी एकनाथ जी शिंदे ही उस विभाग के, उनके तरफ ये विभाग है, तो वो अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनसे भी मिलना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए, उनके भी सामने ये सब बातें रखनी चाहिए। इसके पहले मुझे पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अभी तक पुलिस ने मुझे लिखित फॉर्म में नहीं कहा है कि हम एक्शन नहीं लेने वाले, तो मुझे लिखित फॉर्म में उन्हें पूछना पड़ेगा, एक कमेटी के सह-अध्यक्ष इस नाते से, कि भाई आपने क्यों अभी तक एक्शन नहीं ली, क्या लगता है आपको कि एफआईआर दर्ज करने लायक ये केस नहीं है, ऐसा लगता है? कौन कौन से मुद्दे ऐसे आपको लगते हैं कि इस कारण कानून नहीं लागू होता है, या फिर आपका मत क्या है? ये उनसे मुझे लेना पड़ेगा लिखित फॉर्म में, और वो ले जाकर फिर कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के साथ बात करनी पड़ेगी, गृह मंत्री जी के साथ बात करनी पड़ेगी, और फिर शासन की जो भूमिका है वो पूरी तरह से स्पष्ट होगी। ये मेरा पहला कर्तव्य, पहली स्टेप करना ये मेरे लिए कंपलसरी है, और उसके बाद में भी अगर कुछ होता नहीं है तो उसके बारे में क्या सोचना है ये आगे की बात है। सर, 40 साल में आपने कई बाबाओं का भांडाफोड़ किया, ये जो कानून जब से लगा है तब से कई लोगों पर एफआईआर भी हुई है। अब ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जो छोटे मोटे तांत्रिक मांत्रिक है उनके ऊपर तो आपने बाकायदा जादू टोना कानून के तहत एफआईआर भी लॉन्च किए, लेकिन जब कोई अपर कास्ट का व्यक्ति होता है और इस तरह से उनको फेम होता है, इतना बड़ा नाम होता है, जो जहाँ पे मंत्री जैसे मतलब भारत देश के मंत्री या फिर राज्य सरकार के मंत्री उनके दरबार में जाते हैं, तो वहां पर ये जादू टोना कानून जो है काम नहीं करते, या फिर वो करना नहीं देते। सरकार के लोग जो है उसके पीछे रोक लगा देते हैं, और इसके कारण जो है 15 दिन से आपने लिखित शिकायत देने के बावजूद ये अब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होना, इसका सबूत ये दिखाई दे रहा है। नहीं, ये पहले भी होता था, जैसे कि मैंने मॉरिस सेरिलो का उदाहरण आपको बताया। मुंबई में शिवाजी पार्क में उनकी चंगाई सभा का आयोजन था, पुलिस ने धीरे से मेरे कान में कह दिया कि सर हम पर बहुत मंत्रालय का दबाव है, वहाँ पे एक्शन नहीं लेने वाले। फिर मुझे हाईकोर्ट मूव करना पड़ा,
हाईकोर्ट ने अपना समय खत्म होने के बावजूद रुककर निर्णय दिया, लिखित फॉर्म में निर्णय दिया। वो लिखित निर्णय लेकर हम पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे, फिर भी पुलिस ने एक्शन नहीं ली और उनको सीधा अमेरिका भेज दिया। तीसरा दिन उनका हुआ नहीं, जबकि 10,000 लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। तब तक मॉरिस सिरिलो अमेरिका चले गए थे। तो ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है।